नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम एक तरह से भाषा के पुरातत्ववेत्ता बनने वाले हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो पहली नज़र में तो हिंदी शब्दों की बस कुछ सूचियां लगती हैं, लेकिन ये सिर्फ सूचियां नहीं हैं, ये सुराग हैं। हर शब्द एक जीवाश्म है, एक फॉसिल, जिसमें हमारे पुरखों के हजारों साल का इतिहास, उनकी संस्कृति और हाँ, उनकी सहूलियत की कहानी छिपी है। आज हम तत्सम और तद्भव शब्दों की दुनिया में उतर रहे हैं। तत्सम यानी संस्कृत का वो मूल शब्द, वो असली जीवाश्म, और तद्भव मतलब वो घिस कर चिकना हो चुका पत्थर जिसे आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन शब्दों को पढ़ना नहीं, बल्कि इनके जरिए ये समझना है कि भाषा किसी लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि खेतों और रसोइयों में घड़ी जाती है। तो चलिए इन सुरागों की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। बदला क्यों? और इसका जवाब हमें बताता है कि हमारे पूर्वज कैसे बोलते थे, क्या सोचते थे और उनके लिए क्या जरूरी था। ये सिर्फ व्याकरण नहीं, ये तो एक तरह का मानव विज्ञान है। तो फिर सबसे पहले और सबसे साफ दिखने वाले पैटर्न से शुरू करते हैं। ध्वनि का सरलीकरण। मतलब भाषा हमेशा आसान रास्ता चुनती है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे हमारी पहली सूची में एक शब्द है अक्षर, जिसका मतलब है वो ध्वनि जो नष्ट ना हो। ये बदलकर हो गया आखर। वो मुश्किल सा क्ष सीधा साधा ख बन गया। हाँ, ये सबसे आम बदलावों में से एक है। संस्कृत के जो संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे क्ष, त्र, ज, र्य, उन्हें आम लोगों के लिए बोलना थोड़ा मुश्किल था। तो समय के साथ बोलचाल की भाषा ने उन्हें सरल बना दिया। अक्षर से आखर इसी का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। इसी तरह अकार्य, जिसमें र्य की ध्वनि है, वो बन गया अकाज। र्य की जगह ज ने ले ली। ये भाषा का लोकतंत्रीकरण है, मतलब सबके लिए आसान बनाना। अच्छा, तो ये एक तरह का भाषाई शॉर्टकट है। इसी में एक और दिलचस्प शब्द है अट्टालिका, मतलब कोई भव्य इमारत। और वो बन गया अटारी, मतलब छत पर एक छोटा सा कमरा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और ये दिखाता है कि भाषा कितनी जमीन से जुड़ती है। आम आदमी को रोज रोज अट्टालिका या महल से क्या लेना देना। सही बात है। उसकी दुनिया में सबसे ऊंची जगह उसकी अटारी ही थी। तो शब्द ने अपना अर्थ लोगों की सच्चाई के हिसाब से ढाल लिया। अरे वाह। इसी तरह आश्चर्य का अचरज होना सुनने में कितना अपना सा लगता है। अमावस्या का अमावस हो जाना। बिल्कुल। या अज्ञानी का अनजाना बनना। ज्ञ की ध्वनि को नज में बदल दिया गया, आसान कर दिया। ठीक है, तो अगली सूची पर बढ़ते हैं। यहाँ कुछ और दिलचस्प होता है, जैसे आम्रचूर्ण से आमचूर। कितना सीधा और स्वादिष्ट सरलीकरण है। हाँ, ये तो है। और कुछ शब्द तो बहुत भावनात्मक हैं, जैसे अश्रु का आंसू बनना या अग्नि का आग हो जाना। ये तो हर दिन इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। यहाँ भी ध्वनि का ही खेल है। जैसे आम्र में जो र की ध्वनि है, वो आम में गायब हो गई। ठीक। या अर्ध से आधा, हाँ। वो जो मुश्किल सा र था, वो सरल होकर धा बन गया। ये सब बोलने की सुविधा के लिए हुआ। समझ गया। मतलब अंगुष्ठ से अंगूठा भी ऐसा ही है। ष्ठ की जगह ठ आ गया और ऊपर चंद्रबिंदु लग गया। आपने बिल्कुल सही पैटर्न पकड़ा है। ये न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत है, जो सिर्फ भौतिकी में नहीं, भाषा में भी काम करता है। और अष्टादश से 18 बनना भी इसी का हिस्सा है। हाँ, अमृत से अमीय या अन्न से अनाज, सब इसी प्रक्रिया से गुजरे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई आवाज को आसान बनाने की बात। लेकिन जो चीज मुझे इससे भी ज्यादा हैरान करती है, वो ये है कि कभी-कभी सिर्फ आवाज ही नहीं, शब्द का उसका पूरा एहसास ही बदल जाता है। मतलब? जैसे एक शब्द है उज्ज्वल। हाँ। और वो बन गया उजला। उज्ज्वल किसी दिए की लौ जैसा शुद्ध और तेज लगता है। हाँ। लेकिन उजला सुबह की फैली हुई रोशनी जैसा ज्यादा सुकून देने वाला लगता है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। यहाँ अर्थ का सूक्ष्म बदलाव है। इसी तरह एक और मजेदार शब्द है उष्ट्र। आज कोई पहली बार सुने तो शायद यकीन ही ना करे कि ये ऊंट का मूल रूप है। सही में, वो स्ट्र जैसी जटिल ध्वनि गायब होकर सिर्फ ट कैसे रह गई? इसका क्या तर्क है? इसका तर्क बहुत दिलचस्प है, और ये एक झटके में नहीं हुआ। संस्कृत से हिंदी तक के सफर में एक बहुत जरूरी पड़ाव था प्राकृत भाषा। अच्छा, प्राकृत। हाँ, प्राकृत आम लोगों की भाषा थी, तो संस्कृत का उष्ट्र प्राकृत में उठ जैसा कुछ बना। ओहो। अब उठ से ऊंट तक का सफर ज्यादा तार्किक लगता है ना? वो चंद्रबिंदु या अनुनासिकता भी प्राकृत की ही देन है, जो शब्दों को और सहज बनाती है। अरे वाह, तो प्राकृत वो मिसिंग लिंक है
जो इस रहस्य को सुलझाता है। बिल्कुल। और इसी में एक शब्द है आश्रय। आश्रय एक बड़ा अमूर्त विचार है, एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका तद्भव रूप है आसरा। आसरा भी एक मानवीय स्पर्श है, एक भावनात्मक सहारा महसूस होता है। ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। आसरा में एक अपनापन है, यही भाषा की खूबसूरती है। और एकत्र का इकट्ठा होना, एकत्र एक अवस्था है, अ स्टेट ऑफ बीइंग, जबकि इकट्ठा एक क्रिया लगती है, एन एक्शन। बिल्कुल। शब्द सिर्फ सरल नहीं हुए, ज्यादा जीवंत हो गए, जी। ज्यादा क्रियाशील हो गए। ठीक है, अब अगली सूची पर आते हैं। यहाँ कुछ और बेहतरीन उदाहरण हैं, जैसे तप्त से तपन या तेल से तेल। चीजें कितनी सीधी हो गई हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन उदाहरण है तीक्ष्ण का तीखा बनना। तीक्ष्ण मतलब तो नुकीला या तेज होता है, जैसे तीक्ष्ण बुद्धि, लेकिन तीखा तो सीधे सीधे स्वाद से जुड़ गया। ये कैसे हुआ? ये दिखाता है कि भाषा कैसे हमारी पांचों इंद्रियों से जुड़ती है। तीक्ष्ण एक बौद्धिक या भौतिक गुण है जिसे आप देख या समझ सकते हैं, लेकिन तीखा एक अनुभव है जिसे आप महसूस करती हैं अपनी जीभ पर। तद्भव शब्दों ने भाषा को दिमाग से निकालकर शरीर के अनुभवों तक पहुंचा दिया। ये कमाल है, मतलब भाषा सिर्फ सरल नहीं हुई, ज्यादा संवेदी, ज्यादा सेंसरी भी हो गई है। बिल्कुल। इसी तरह ताम्र एक धातु का वैज्ञानिक नाम है, एक एलिमेंट, लेकिन तांबा एक बर्तन है जिसे आप छू सकते हैं। और दधी एक किताबी शब्द है, लेकिन दही एक स्वाद है। अब आप समझ गए, यही फर्क है। तृण का मतलब है घास, एक सामान्य शब्द, लेकिन इसका तद्भव है तिनका। तिनका शब्द में उस घास के एक अकेले नाजुक टुकड़े की तस्वीर बन जाती है। हाँ, ये तो है। और त्वरित का तुरंत हो जाना भी इसी का उदाहरण है। बिल्कुल। चलिए अब आखिरी सूची की ओर बढ़ते हैं। हमने देखा कि ध्वनियां सरल हो गई, अर्थ बदल गए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो दिल के ज्यादा करीब लगते हैं। जैसे संस्कृत का शब्द है निद्रा। सुनने में एक मेडिकल या साहित्यिक शब्द लगता है, लेकिन इसका तद्भव रूप है नींद। नींद बोलते ही एक सुकून, एक अपनापन महसूस होता है। कोई ये नहीं कहता कि मुझे बहुत अच्छी निद्रा आई। हाँ, हम कहते हैं बड़ी गहरी नींद आई। बिल्कुल। और यही फर्क नासिका और नाक में है। डॉक्टर आपकी नासिका की जांच करेंगे, लेकिन माँ तो नाक ही पहुंचेंगी। बहुत सही उदाहरण है। तद्भव शब्दों ने भाषा को औपचारिक से निजी बना दिया, घरेलू बना दिया। और एक और खूबसूरत शब्द है पक्षी, जो बन गया पंछी। मुझे हमेशा लगता है कि पक्षी एक वैज्ञानिक वर्गीकरण है, अ बायोलॉजिकल टर्म। हाँ, लेकिन पंछी में कविता है, आजादी है, एक कोमलता है। बिल्कुल। पंछी शब्द में एक काव्यात्मक ध्वनि है। ये बदलाव दिखाते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, वो हमारी भावनाओं को भी आकार देती है। जैसे निष्ठुर का निठुर हो जाना या आशीष का आशीष बन जाना। सही। अब तक की हमारी इस जासूसी में हमने कई पैटर्न्स देखे हैं, लेकिन मेरी नजर एक अजीब केस पर पड़ी है। अच्छा, कौन सा? शब्द संख्या 79, तत्सम है पद्म और तद्भव भी पद्म। ये कैसे हुआ? ये शब्द क्यों नहीं बदला? ये एक बेहतरीन सवाल है। ऐसा भी होता है। इसका मतलब ये है कि पद्म जैसा शब्द पहले से ही इतना सरल और ध्वन्यात्मक रूप से सहज था कि उसे बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अच्छा। वो संस्कृत से निकलकर प्राकृत के रास्ते से होते हुए हिंदी तक बिना किसी खास बदलाव के पहुंच गया। वो एक मजबूत मुसाफिर था जिसे रास्ते की धूल मिट्टी ज्यादा बदल नहीं पाई। मतलब कुछ शब्द इतने परफेक्ट थे कि उन्हें किसी अपडेट की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये भी अपने आप में एक कहानी है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे? मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि हमारी रोजमर्रा की भाषा, जो हमें इतनी सामान्य लगती है, वो असल में हजारों सालों के इतिहास का एक जिंदा म्यूजियम है। हर शब्द के पीछे एक कहानी है, सरल होने की, मतलब बदलने की, और ज्यादा इंसानी बनने की। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँ। इसमें एक शब्द है संस्कृत का बलिर्द, और वो हिंदी में बन गया बैल। ये कैसे हुआ? बलिर्द और बैल में तो बहुत फर्क लगता है। देखने में लगता है, लेकिन ये भी तार्किक है। समय के साथ बलिर्द का जो आखिरी हिस्सा है यानी ऋर्द, वो घिसकर गायब हो गया और बलि की ध्वनि धीरे धीरे बदलकर बैल में ढल गई। भाषा में ऐसी ध्वनियां अक्सर खिस जाती हैं जिनका उच्चारण साफ नहीं होता। अच्छा, तो ये मुश्किल अक्षरों को आसान बनाने जैसा है। हाँ, जैसे इसी सूची में अगला शब्द है पृष्ठ, और वो हिंदी में पीठ बन गया। बिल्कुल सही पकड़ा। ष्ठ बोलने में जीभ को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सैकड़ों साल तक करोड़ों लोगों ने जब इसे बोला तो धीरे धीरे ये ठ में बदल गया।
ज्यादा आसान, ज्यादा तेज। हाँ, ये तो समझ आता है। और पौत्र का पोता? यहाँ भी वही बात है। औ की मात्रा ओ हो गई और त्र का मुश्किल उच्चारण सरल होकर त हो गया। पौत्र से पोता बोलना कहीं ज्यादा आसान है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प शब्द है, प्रतिछाया। ये बन गया परछाई। यहाँ तो शब्द का रूप ही काफी बदल गया है। हाँ, यहाँ बदलाव ज्यादा है, लेकिन ध्वनि की समानता अभी भी मौजूद है। प्रति से पर और छाया से छाई, समय के साथ ये रूप बना। और फाल्गुन से फागुन। यहाँ तो बहुत सीधा है, आधे ल का लोप हो गया, उसे हटा दिया गया। परुष से फरसा में श का स बन जाना भी एक आम बदलाव है। बधिर से बहरा। जी, इसमें ध की भारी ध्वनि ह की हल्की ध्वनि में बदल गई। और ऐसा ही एक और शब्द के साथ भी होता है, हम आगे देखेंगे। ठीक है। और सूची में है वंध्या से बांझ। हाँ, यहाँ दो चीजें हुई हैं। एक तो व का ब में बदलना, जो कि एक बहुत बड़ा नियम है जिस पर हम अभी आएंगे, और दूसरा अनुस्वार का चंद्र बिंदु में बदलना। और आखिर में बरकर से बकरा और बालूका से बालू। ये तो काफी सीधे लगते हैं। जी, ये बहुत ही स्पष्ट परिवर्तन है, शब्द छोटे और सरल हो गए। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी दूसरी सूची पर। हाँ, इसमें पहला ही शब्द है मृत्यु, जो बन गया मौत। ये तो बहुत ही शक्तिशाली शब्द हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि ये बदलाव सबसे बुनियादी अवधारणाओं पर भी लागू होता है। अब इस सूची में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न पर ध्यान देना होगा। संस्कृत के य का हिंदी में अक्सर ज बन जाना। य का ज बन जाना। जी, जैसे इस लिस्ट में देखिए, यति का क्या बना? जति। यजमान का? जजमान। अरे हाँ। और एक नदी का नाम। संस्कृत में जिसे हम यमुना कहते हैं, आम बोलचाल में वो सदियों से क्या रही है? जमुना। सही बात है। और देखिए, पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता यम को जम कहा जाता है। तो यम बन गए जम। ये तो कमाल है, एक ही नियम कितनी जगहों पर लागू हो रहा है। इस सूची में और भी शब्द हैं, जैसे मुक्ता से मोती। हाँ, यहाँ अर्थ तो वही है पर्ल, लेकिन शब्द पूरी तरह बदल गया है। ये भी सरलीकरण का ही एक रूप है। और मुख से मुंह। ये भी रोज इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और मेघ से मेह। मेघ से मेह। यहाँ भी वही हुआ जो बधिर से बहरा में हुआ था, घ की जगह ह ने ले ली। एकदम सही, आपने पैटर्न पकड़ लिया। घ की भारी ध्वनि ह में बदल गई। और एक और शब्द है शमशान का मसान बनना। यहाँ तो पूरा श्म ही गायब हो गया लगता है। हाँ, श्मा जैसे जटिल अक्षर को बोलने से बचने के लिए लोगों ने उसे सिर्फ म कर दिया। ये फिर से कम मेहनत वाले नियम का एक बेहतरीन उदाहरण है। और आखिरी शब्द इस सूची में यज्ञ से जग। जी, ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है जिसका उच्चारण सरल होकर ग हो गया, तो यज्ञ का बन गया जग। और यहाँ भी देखिए, य का ज वाला नियम भी हल्का सा दिख रहा है। वाह, तो ये य का ज बनना तो एक बहुत बड़ा नियम है। चलिए अब तीसरी सूची की ओर बढ़ते हैं, और इसमें पहला ही शब्द है वर यात्रा का बारात बनना। ये कितना सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जीवंत उदाहरण है ना? और यहीं से हमारा एक और बहुत बड़ा नियम सामने आता है, जैसा हमने वंध्या से बांझ में देखा था। संस्कृत के व का हिंदी में अक्सर ब हो जाना। व का ब हो जाना। अच्छा, तो जैसे वणिक का बनिया। बिल्कुल, वणिक यानी व्यापारी बन गया बनिया, वट का पेड़ बन गया बड़ का पेड़। और वचन का वचन। जी, विवाह कितना औपचारिक शब्द है, लेकिन आम जिंदगी में वो क्या बन गया? ब्याह। हाँ, और बारिश के लिए वर्षा शब्द बन गया बरखा। अरे हाँ, ये पैटर्न तो सच में हर जगह है। और देखिए, भाषा सिर्फ ध्वनि ही नहीं बदलती, उसमें भावनाएं भी जोड़ देती है। जी। जैसे संस्कृत का शब्द है वत्स। वत्स, जिसका मतलब है पुत्र या बेटा, और वो हिंदी में बन गया बच्चा। वर का ब तो हुआ ही, लेकिन वत्स से बच्चा में एक दुलार, एक अपनापन भी आ गया। यही तो भाषा का जादू है। अच्छा, वैसे सूची में एक शब्द है बख, जो संस्कृत में एक पक्षी का नाम है। हिंदी में वो बगुला बन गया। ये तो लंबा हो गया, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, और ये दिखाता है कि भाषा कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है। हो सकता है कि बगुला शब्द में उस पक्षी के रूप या किसी खासियत को जोड़ने के लिए कोई अतिरिक्त ध्वनि जुड़ गई हो। ये हमें याद दिलाता है कि भाषा के विकास में अपवाद भी होते हैं। मतलब भाषा के भी अपने मन की बात होती है। ठीक है, और क्लासिक उदाहरण तो है ही जी। वानर
से बंदर, जी। और विष्ठा जैसा ग्रामीण शब्द भी बीट बन गया। नियम हर जगह एक ही है। ये तो एक बहुत बड़ा नियम है। तो अब तक हमने 3 बड़े नियम देखे। मुश्किल अक्षरों का सरल होना, य का ज बनना और व का ब बनना। अब आते हैं चौथी सूची पर, और इसमें पहला ही शब्द है यंत्र मंत्र का जंतर मंतर बनना। ये तो एक पर्यटन स्थल का नाम भी है। बिल्कुल, और ये य से ज वाले पैटर्न की जबरदस्त वापसी है। ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक स्थापित भाषाई नियम है। तो दिल्ली या जयपुर का जंतर मंतर असल में एक भाषाई जीवाश्म है जो य से ज के इस महान बदलाव की कहानी कहता है। मैं अब जंतर मंतर को कभी पहले की तरह नहीं देख पाऊंगा। इस सूची में और भी उदाहरण हैं, जैसे योगी बन गया जोगी, हाँ। युवा बन गया जवान, और यशोदा बन गई जशोदा। पौराणिक नामों में ये बदलाव फिर से दिखता है। हाँ, और यूथ जो समूह के लिए इस्तेमाल होता है, वो बन गया जत्था। वाह। अच्छा, कुछ शब्द अलग भी हैं, जैसे रज्जू से रस्सी। यहाँ जर ज का स में बदलना हुआ है, ये भी एक तरह का सरलीकरण ही है। और राजपुत्र से राजपूत, एक पूरे समुदाय का नाम इस भाषाई विकास का उदाहरण है। बिल्कुल। और रक्षा से राखी। रक्षा से राखी, यहाँ क्ष का ख में बदलना हुआ है ना। एकदम। क्ष एक बहुत ही जटिल ध्वनि है। आम बोलचाल में ये सरल होकर ख या छ बन जाती है, इसीलिए रक्षा का धागा राखी बन गया। तो मतलब लक्ष्मण का लखन बनना भी इसी का उदाहरण है। क्ष बोलना तो वाकई बहुत मुश्किल है। जी हाँ, वो हम अपनी अगली सूची में देखेंगे। क्ष का ख हो जाता है। अच्छा, इस सूची में एक और बहुत भारी भरकम शब्द है, यज्ञोपवीत। इसका क्या हुआ? यज्ञोपवीत यानी यज्ञ के लिए पवित्र धागा। इसे रोज बोलना कितना मुश्किल होता। भाषा ने इसे सरल किया और ये बन गया जनेऊ। जनेऊ, देखिए यहां भी यज्ञ का ज वाला नियम काम कर रहा है। एक इतने जटिल धार्मिक शब्द का इतना सरल घरेलू रूप बन जाना, यही भाषा की असली ताकत है। बिल्कुल ठीक है। तो अब आते हैं हमारी अंतिम सूची पर, और इसमें रात्रि से रात या लज्जा से लाज जैसे शब्द हैं। ये दिखाते हैं कि भाषा कैसे समय के साथ ज्यादा सहज और सरल हो जाती है। जी, यहाँ संयुक्त व्यंजनों के सरलीकरण का विचार फिर से आता है। जैसे रिक्त, जिसका मतलब है खाली, वो बन गया रीता। क का मुश्किल जोड़ त में बदल गया। और रोदन का रोना, ये तो क्रिया का सरल रूप हो गया। हाँ, रागी का रानी, यहाँ ज्ञ का न में बदलना हुआ है। और अब आया वो शब्द लक्ष्मण का लखन। जी, क्ष जैसे कठिन संयुक्त अक्षर का सरल होकर ख में बदलना। बिल्कुल। और लक्षण बन गए लच्छन, जैसे लोग कहते हैं उसके लक्षण ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ क्ष का छ हो गया, जैसा हमने रक्षा और राखी में ख होते हुए देखा था। अच्छा, और कुछ रोजमर्रा की चीजें भी हैं। लवंग से लौंग, मसाले का नाम भी बदल गया। जी, लेपन क्रिया बन गई लीपना, और एक पेशे का नाम लौहकार यानी जो लोहे का काम करे, वो बन गया लोहार। बिल्कुल। आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है, हम जो हिंदी बोलते हैं वो सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक बहती हुई नदी है, और इसके पानी में हजारों साल का इतिहास, संस्कृति और करोड़ों लोगों की आवाजें घुली हुई हैं। आपने बहुत खूबसूरती से इसका सार। तो आज का हमारा टॉपिक था तद्भव और तत्सम। जैसे तत्सम के अंदर एकार होता है तो तद्भव के अंदर इसको क्या बोलते हैं? एकाज। अगमे को बोलते हैं अगम, आश्चर्य को बोलते हैं अचरज, अक्षत को बोलते हैं अक्षत और टालिका को बोलते हैं अटारी। अज्ञानी को बोलते हैं अनजाना, अंधकार को अंधेरा। यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है तद्भव के अंदर, और अमावस्या को अमावस और अक्षर को अक्षरे, अमूल्य को अमोल, आमचूर्ण को अमचूर, अंगुष्ठ को अंगूठा, अष्टादेश को 18, अर्ध को आधा, आश्रु को आंसू, अग्नि को आग और अन्न को अनाज, अमृत को अमीय और आम्र को बोलते हैं आम, अर्पण को अर्पण, आखेट को अहर, अगणित को बोलते हैं अनगणित, गद्रव को बोलते हैं गदा, करम को बोलते हैं काम और कदली को केला, कर्पूर को कपूर और कपोत को कबूतरे, कार्य को काज और कार्तिक को कार्तिक और काश को खांसी, कुंभकार को कुम्हारे, कुष्ठ को बोलते हैं कोड और कोकिल को कोयल और कृष्ण को किशन, कंकण को बोलते हैं कंगन और कच्छप को बोलते हैं कछुआ और कलेश को कलेश, कज्जल को बोलते हैं काजल और कर्ण को बोलते हैं कान और कर्तरी को कतनी और गृत को गड्ढा।